हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ एक ऑसम सीरीज जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे डार्क रेन का जो इवेंट है उसके अंदर जो उसकी कोर सीरीज है वो कोई और सीरीज नहीं बल्कि डार्क एवेंजर्स की सीरीज है, जिसमें हम नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी डार्क एवेंजर्स की टीम को देखेंगे और उनके पर्सनल स्टोरीज के ऊपर नजर डालेंगे कि उनकी एवेंजर्स की टीम किस तरह से काम कर रही है। तो इससे पहले मैं इसकी जो है कुछ एपिसोड्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ डार्क एवेंजर्स के। आई होप कि आपने वो सब देख लिए होंगे। और हाँ, इससे पहले जो मैंने एक स्टोरी आर्क शेयर करा था न्यू एवेंजर्स का, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो भी अच्छी तरीके से देख लिया होगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है सीधा हमारे पास कनेक्ट हो रही है न्यू एवेंजर्स की स्टोरी के साथ ही। और अभी के लिए मैं बताता चलूँ कि हमारे पास डार्क एवेंजर्स के 2 इशूज़ होंगे, यानी इशू नंबर 5 और इशू नंबर 6, जिनको हम 2 एपिसोड्स के अंदर कवर करेंगे। और उसके बाद इसी तरह हम अपने आगे अगली कॉमिक बुक सीरीज़ की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सारी क्या बातें कर रहा हूँ और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमने 2000 से स्टार्ट करी थी सेंट्री के ओरिजिन के साथ। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी 2009 की टाइमलाइन के अंदर, जहां पे हम डार्क रेन के इवेंट को इस वक्त कवर कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इवेंट एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ कॉमिक्स शामिल हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सोचने की क्या बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी आर्क का हिस्सा बन जाइए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। चलिए इस ऑसम सीरीज को अब स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे पास एक स्टूडियो के अंदर से, जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूज़ एंकर ने आज यहाँ पे बुलाया नॉर्मन ऑसबॉर्न को टीवी के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि क्लिंट बार्टन ने टीवी के ऊपर आके बहुत सारी बातें करी थी नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ। तो इसलिए आज प्रेस वालों ने जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न को बुलाया ताकि वो अपने हिस्से की बात यहाँ पे आके कर सके। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मेकअप मैन वगैरह आके उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और नॉर्मन ऑसबॉर्न उनसे बोलता है कि मेरे बालों को छेड़ने की कोशिश नहीं करना। और वो पूछता है कि ये सब कुछ जो है एयर कब होगा, मतलब ये टीवी पे कब नज़र आएगा लोगों को। तो वो बताती है कि ये कुछ ही देर में लोगों के सामने आ जाएगा और बहुत सारी जगहों पे अमेरिका की ये लाइव चलेगा। तो ऑसम बोलता है कि ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास उन सवालों की लिस्ट है जो तुम मुझसे पूछने वाली हो, तो वो मुझे दिखा दो। और इस तरह बोलते कि बिल्कुल, आप जब रेडी हो मुझे बताइएगा, हम शो शुरू करेंगे। तो ऑसम बोलता है कि मुझे बस 1 मिनट देना, मुझे एक मोमेंट चाहिए। और इस तरह ऑसम वहाँ पे अपना दिमाग वगैरह साफ करता है ताकि आज वो तसल्ली से यहाँ पे बैठ के एक लाइव टीवी के अंदर सारे सवालों का जवाब दे सके। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ शुरू होती है और एंकर बोलती है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न, आज सब आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली आज रात हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न शामिल हैं, जिनको दुनिया बहुत ज़्यादा नाम से जानने लग गई है आजकल। और ये एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। और इसी तरह उनके बीच थोड़ी बहुत जो है मीठी मीठी बातें वगैरह होती हैं, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे असल चीज़ें ज़रूरी है इसके सवालात, जो कि उनसे पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल कि आपको जो ये नई पावर मिली है, जिसको लोग कह रहे हैं कि आप उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से आप इस शक्तियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो पावर आपको सौंपी गई है, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल, सबसे पहली बात मैं अगर ट्रस्ट की करूं तो ट्रस्ट आजकल की दुनिया में बहुत कम रह गया है, और इसीलिए मेरा सबसे पहला काम यहाँ पे आने का ये होगा कि मैं लोगों का ट्रस्ट जीत सकूं। और मुझे पता है कि इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें ट्रस्ट करना एक दूसरे के ऊपर बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करें सिविल वॉर की, जिसने हम सबको जुदा कर दिया था, उसके बाद अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका की मौत को, जिसने तकरीबन हम सबको जो है अलग ही करके रख दिया था, और वो चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल थी उसको एक्सेप्ट करना। तो न्यूज़ एंकर बोलती कि हाँ, ये बातें तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे खड़ा हो रहा है लोगों के दिल में, वो ये है आपको जो है लोगों ने इलेक्ट नहीं करा है, बल्कि आपको जो है अपॉइंट किया गया है हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमें अपना वो आदमी चूज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए कि कौन हमें चलाने वाला है, लेकिन आपको तो हायर ऑफिसर्स ने अपॉइंट कर दिया है खुद से ही। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल, अगर तुम इस सवाल को इस तरह से पूछती तो मेरे पास एक बहुत अच्छा जवाब है इसका, क्योंकि मुझे उन लोगों ने अपॉइंट किया है जिनको तुम लोगों ने इलेक्ट किया है। तो अगर एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो मुझे भी तुम लोगों ने ही इलेक्ट किया है, ना कि उन लोगों ने, क्योंकि तुम लोग उन लोगों को लेकर आए और वो लोग मुझे लेकर आए हैं। तो देखा जाए अगर इस चेन की एंड में तो उसके पीछे तुम ही लोग थे जो उनको लेकर आए थे।
और मेरे ख्याल से इस कंट्री के लोग उसी को चूज़ करते हैं जो कि यहाँ के लिए डिजर्विंग होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस कंट्री के लिए डिजर्विंग हूँ, तभी आज इस पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ हूँ और इस पोजीशन को और इस डिजर्विंगनेस को बरकरार रखने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। और मैं आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। इस कंट्री को मैं वही चीज़ दूंगा जो वो डिजर्व करती है। तुम लोग देख सकते हो कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर अभी मैं सिर्फ पब्लिक के अंदर एंटर ही हुआ और पब्लिक सर्विस की मैं बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता हूँ और आई बिलीव कि इन सबके बीच में मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग लोगों से भी मिला हूँ जिनसे मेरे कॉन्टैक्ट बने हैं। और इसी तरह हम लोग अगले पल शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर में 6 घंटे पहले। तो इस स्टोरी को समझने के लिए आई होप कि आपने पहले डार्क एवेंजर्स की सीरीज़ का एंड देखा होगा, तो आपको ये समझ में आ रही होगी। जहाँ पे हम देखते हैं कि जब एवेंजर्स लौट के लैटविरिया से आ रहे होते हैं अपने घर पे, तो वहाँ पे सेंट्री पहले से खड़ा होता है और ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब कैसे हो तुम। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि बॉब कुछ बोल नहीं रहा होता, तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। तो सेंट्री बोलता है कि ये किस किस्म का सवाल है, मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हें जाहिर सी बात है कि सुन सकता हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे इसीलिए पूछा क्योंकि तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। तो सेंट्री बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इस बारे में जवाब तुम्हें कैसे दूं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हमें लगा था कि उस बैटल के अंदर तुम्हारी मौत हो गई है, लेकिन तो सेंट्री बोलता है कि हाँ लगा तो मुझे भी कुछ ऐसा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि तुम हमारे सामने हो जिंदा और सही सलामत। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे ऑसबॉर्न बोलता है क्या मैं वाकई में बॉब से बात कर रहा हूँ। तो सेंट्री उसकी तरफ घूर के देखता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ यहाँ पे बॉब से बात करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं बॉब ही बात कर रहा हूँ। तो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तुम बॉब हो क्योंकि तुम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हो। तो बोलता है कि फिर तुम्हारे हिसाब से मैं कौन हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम वॉइड तो नहीं हो। तो बोलता है कि नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ क्योंकि यहाँ पे कोई वॉइड है ही नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि पूरी एवेंजर्स की टीम ये तमाशा देख रही होती है कि दरअसल ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि इन सबको सेंट्री के बारे में ये सब चीज़ें नहीं पता थी। और वहीं पर ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब देखो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग तुमसे डरते हैं, ये जो तुम हरकतें करते हो इस तरह की लोग तुमसे डरते हैं और तुमसे दूर भागते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत चीज़ों से गुजर चुके हो। मैं समझता हूँ कि अभी कुछ देर पहले तुम्हारी मौत हो गई थी और तुम इस वक्त जिंदा खड़े हो। तुम्हें ये सब समझने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा चाहिए होगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसमें तुम अकेले नहीं हो। तो बॉब बोलता है क्या 1 मिनट मैं वाकई में मारा गया था, क्या लैटविरिया के अंदर मेरी मौत हो गई थी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सेंट्री बोलता है क्या ये जन्नत है, क्या ये दोज़ख है, ये सब हो क्या रहा है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो बॉब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है। तो सेंट्री बोलता है कि मैं आखिरकार जिंदा कैसे हूँ अगर मैं मर गया था। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ ये सवाल मेरे सामने भी खड़ा है और बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारी शक्तियाँ शायद उससे भी ज़्यादा ग्रेटर है जितनी हम दोनों ने सोची नहीं थी। लेकिन इस वक्त देखो बॉब हमें इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, तुम्हें अपने आप पे होल्ड हासिल करना होगा। तुम इस तरह से बौखलाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कुछ भी है हम लोग इसको मिलकर फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन सेंट्री यहाँ पे अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तो मर गया था ना, तो मैं जिंदा कैसे हूँ। और उसमें बोलता है कि नहीं यार तुम नहीं मरे थे उस जंग के अंदर, और अगर तुम मर भी गए होते तो तुम एक बैटल के अंदर मरे हो, मतलब एक हीरो की मौत। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल मेरे इस वक्त सामने खड़े हो तो तुम कैसे मर सकते हो। लेकिन इस वक्त सेंट्री बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो बॉब मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोबारा कि यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है। लेकिन सेंट्री वॉइड का नाम सुन के और ज़्यादा घबराना शुरू हो जाता है। ऑसबॉर्न अपना मास्क उतारकर बोलता है कि देखो यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है ऑसबॉर्न कि बॉब देखो ठंडे हो जाओ, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बॉब रेनॉल्ड्स हो, ये मेरे साथ मिलके कहो कि तुम बॉब रेनॉल्ड्स हो। और अगले बार हम देखते हैं कि सेंट्री की नज़र अपनी वाइफ की तरफ पड़ती है जो कि टावर के अंदर मौजूद होती है और वो बोलता है कि लिंडी। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक पहचाने तुम, ये तुम्हारी वाइफ है, यानी कि बॉब की वाइफ। अब जाओ जाके उससे हाय कहो और रिलैक्स करो, हम आराम से इस बारे में बात करेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री वापसी टावर की तरफ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्री को लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोर्गाना लीफे ने जान से मार दिया था, इस एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जब अवेंजर्स वापसी न्यूयॉर्क आते हैं तो वो उसके टावर के ऊपर सही सलामत खड़ा होता है। और ये बात खुद सेंट्री को भी नहीं पता कि वो किस तरह से वापसी जिंदा हो गया है। और इस तरह से हॉकाई बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आती आखिरकार कि इसके साथ मसला क्या है। तो वहीं पे मिस मार्वल बोलती हैं कि यही सवाल मैं अपने आप से रोजाना करती हूँ कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या मसला है। और इसी तरह हम लोग दोबारा उस इंटरव्यू के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो पूछती है कि चलिए ठीक है मुझे आपसे ये सवाल पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि कल रात आपने देखा था कि हॉकाई यानी क्लिंट बर्टन टेलीविजन पे आए और उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस लगाए हैं, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है। तो बोलता है कि हाँ मैंने सुना था कि उसने मेरे बारे में बहुत सारी बातें की हैं। तो वो बोलती है न्यूज़ रिपोर्टर क्या आप चाहते हैं हम उसकी क्लिप आपके लिए लगा दें। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। और इसी तरह हम वही यहाँ पे क्लिप देखते हैं जो हम पहले बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं और मैं आपको समझा भी चुका हूँ, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वो यहाँ बेसिकली यही बोलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एक साइकोपैथिक किलर है, वो एक मर्डर रह चुका है, वो एक ग्रीन गॉब्लिन नाम का विलन भी रह चुका है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चला रहा है इस वक्त जिसके अंदर क्रिमिनल्स शामिल हैं और उसने उनको एवेंजर्स बना दिया और फलाना ढिमकाना ये वो बातें वो करता है। तो इसी तरह वो बोलती है इस क्लिप के ख़त्म होने के बाद। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि इस तरह के सारे एक्यूजेशंस लगाना हमारे सामने बहुत ज़्यादा बड़े सवालात खड़े कर देता है, जिनमें से
वहीं पे ऑसबॉर्न उसकी बात काटते हुए बोलता और पूछता है, क्या आप ग्रीन गॉब्लिन के बारे में पूछना चाह रही हैं कि मैं ग्रीन गॉब्लिन था कि नहीं? तो वो रिपोर्टर बोलती है कि बिल्कुल हाँ, हमारा सवाल यही है, हम ग्रीन गॉब्लिन के हवाले से ही पूछना चाहते हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ग्रीन गॉब्लिन था, इसमें कोई सीक्रेट नहीं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं वो कभी हुआ करता था, लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ। और वो एक ऐसी चीज़ है मेरी ज़िंदगी के अंदर जिसकी मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो मेरे साथ कभी ना हुई होती। वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन जो है वो सब चीज़ों को इशू क्यों बना रहा है, वो इन पुरानी चीज़ों को सामने क्यों लेकर आ रहा है, वो मेरे खिलाफ इस तरह से लोगों को क्यों भड़का रहा है, जबकि मैं अब वो सब चीज़ें पीछे छोड़कर आ चुका हूँ। और आप सबको भी पता है कि मैं अब ऐसा इंसान नहीं रहा हूँ। लेकिन जो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं कभी एक इल इंसान हुआ करता था, मैं एक बहुत बुरा इंसान हुआ करता था। लेकिन मैं उस वक्त एक केमिकल इम्बैलेंस की तरह से गुजर रहा था जिसमें मेरा दिमाग मेरे काबू के अंदर नहीं रहता था। और ये एक ऐसी बीमारी जो कि मिलियंस ऑफ अमेरिकन के अंदर पाई जाती है। लेकिन मैं जिस स्टेट के अंदर उस वक्त मौजूद था उसका किसी ने फ़ायदा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और उसने मुझे एक विलेनस इंसान के अंदर बदल दिया था। मुझे जो है उस वायलेंस की तरफ धकेला गया था, मैं खुद से उसमें नहीं गया था, मेरा जो है फ़ायदा उठाया गया था। ये सारी चीज़ें हर किसी को पता है, ये एक नोन फैक्ट है जो कि हर कोई जानता है। ये बहुत सारे लोग बहुत तरह से अच्छी तरीके से जानते हैं। डेली ब्यूगल के अंदर इसके बारे में काफ़ी बार हेडलाइन चली है कि मैं कोई विलन नहीं हूँ, ग्रीन गॉब्लिन जो एक पागल इंसान था। मतलब मेरे दिमाग के अंदर जो इम्बैलेंस था वो सब उसकी वजह से हो रहा था। मैं क्यों कभी अपनी ज़िंदगी में अपने होश आवाज़ में सारी हरकतें करूँगा। मैं मिस्टर बार्टन को सिर्फ यही समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता अगर वो ये मसला मेरे साथ प्राइवेटली लेकर आते और मैं उनको अपने तरीके से समझा पाता। लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें दुनिया के सामने ला के रख दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं। और मैं अब वो ग्रीन गॉब्लिन नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली आप सब देख सकते हैं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि अब मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है अपनी झूठी मोटी कहानियाँ जो है यानी मन गढ़ कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहा होता है और वही फजूल की कहानियाँ वो सुना रहा होता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। और जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था न्यू एवेंजर्स कि वो उल्टा हॉकाई को ब्लेम करने लग गया था, यहाँ पे भी वो सारी की सारी रिवर्स साइकोलॉजी चल रहा है। और बेसिकली ये वही न्यूज़ है जो कि लास्ट नाइट हमें हॉकाई सुन रहा था और अब हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसके पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ और डार्क एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आपको ये सारी सीरीज़ देखना लाजमी हो जाएंगी। और इस तरह हम यहाँ से 5 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जब वो लोग अपने मिशन से वापसी लौट कर आए होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि विक्टोरिया हैंड आती है और बोलती है कि एवेंजर्स अब वक्त हो गया तुम्हारे मेडिसिन का। लेकिन गार्गन आता है और बोलता है कि मिस हैंड मुझे आपसे कुछ कहना है। तो वो बोलती है कि गार्गन देखो तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी गोली खाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन गार्गन बोलता है कि मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बुलजाई जो है वो मुझे अक्सर धमकाता रहता है। तो बुलजाई बोलता है कि यार अब बच्चों वाली बातें नहीं करो, बड़े हो जाओ। तो मिस मार्वल बोलती है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसी बच्चे वाली बातें कर रहे हो, तुमने कहीं कुछ ज़्यादा ही मेडिसिन तो नहीं खा लिया आज के लिए। तो बुलजाई बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो वहीं पे मिस हैंड बोलती है कि तुम दोनों अपनी पिल्स खाओ और खामोश हो जाओ। तो वहीं पे गार्गन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के तुम्हारे शोल्डर पर अटैक नहीं किया था। तो बुलजाई बोलता है कि तुमने मेरे शोल्डर के ऊपर अटैक करा और ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, इसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगा। लेकिन वो अभी भी चिल्ला रहा था कि वो एक एक्सीडेंट था, वो मॉर्गन लीफे के काम था, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। वहीं पे हम देखते हैं कि एरीज को गुस्सा आता है और बोलता है कि एवेंजर्स मेरी बात जरा कान खोल के सुन लो, इससे पहले तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया हो, जो कुछ भी रोना पीटा किया वो खत्म हो चुका है। अब तुम कोई बच्चे नहीं हो, अब तुम लोग मर्द बन चुके हो और इस वक्त तुम्हारे बीच एक गॉड मौजूद है जिसने तुम सबको चुना है। तुम सबको चुना है ताकि वो जंग में तुम लोगों के साथ लड़ सके। हाँ मैं तुम सबसे बात कर रहा हूँ और इस मूवमेंट के बाद से अगर किसी एक ने भी बच्चों वाली हरकतें करने की कोशिश करी तो उसका सबक मैं सिखाऊंगा। और अगर तुम्हें बच्चे बनने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि बच्चों की पिटाई कैसे होती है। यहाँ पर रहना है तो मर्द की तरह एक्ट करो, एक नोबेल मैन की तरह, और उसी की तरह तुम्हें फिर ट्रीट भी किया जाएगा। अगर तुम यही बच्चों वाली हरकतें करोगे तो तुम्हें ट्रीट भी बच्चों की तरह किया जाएगा। क्या तुम सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो बुलजाई बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गई है। तो वहीं पे एरीज उसके मुंह पे जोरदार चमाटा मारता है और बोलता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी बात आसानी से समझ में आ गई। और बोलता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है कि तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ कि जल्दी से वो मर्द बन जाओ जिसकी तुम्हें बनने की ज़रूरत है, जिसका तुम हमेशा से ख्वाब देखते आए हो। मैं तुम्हें वो मौका दे रहा हूँ। लेकिन बुलजाई बोलता है कि आज के बाद तुम मुझे हिट नहीं करना। तो एरीज बोलता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे मुंह पे चमाट मारा है, अगर मैं तुम्हें हिट करता तो तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी होती। और इस तरह एरीज उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और बुलजाई भी यहाँ पे चुपचाप जो है अपनी पिल लेता है और खामोश हो जाता है। और इसी तरह विक्टोरिया हैंड बोलती है कि ठीक है फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स अब जाके थोड़ा सा आराम कर लो और एक दूसरे के मामलों से दूर ही रहो तो तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। और इस तरह हम दोबारा उस न्यूज़ रिपोर्टर में शिफ्ट होते हैं, यानी जो कहानी सुनाई जा रही होती है, और वो बोलती है कि अगर हॉकाई इस तरह से एक्विजिशंस आपके ऊपर लगा रहा है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, उसने भी कुछ सोच समझ के किया होगा ये सब। और यहाँ पे हम बेसिकली वही सारी कहानी देखते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी कि वो बताता है कि किस तरह से हॉकाई जो है पहले एक टेररिस्ट ग्रुप के अंदर हुआ करता था और उसको भी एवेंजर्स की टीम में लाके एक सेकंड चांस दिया गया। उसके साथ साथ वांडा मैक्सिमोव, पीटर मैक्सिमोव जो कि दोनों
टेररिस्ट मैग्नीटो के बच्चे थे उनको भी इस टीम में आने के बाद उनको एक सेकंड चांस दिया गया है और इस तरह से उन्होंने सेकंड चांस को अच्छा प्रूव भी किया है। इसी तरह मैं भी सिर्फ एक सेकंड चांस चाहता हूँ, उसके साथ साथ उन सब लोगों के लिए सेकंड चांस मांगना चाहता हूँ जो कि मेरी टीम के अंदर हैं। मैं जानता हूँ कि हो सकता है उनमें से कुछ लोग बहुत बुरे हों जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा हो, लेकिन क्या इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था? क्या ये लोग वैसे टेररिस्ट नहीं थे? अगर इनको मौका मिल सकता है तो उनको भी मौका हमें देना ही चाहिए। और ये बातें भी मैं पहले आपके साथ बहुत डीपली शेयर कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इनको भी दोबारा डीपली शेयर नहीं करूँगा। और इस तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे सब टीवी वालों के सामने मासूम बन जाता है। मैं जो यहाँ पे हॉकाई की सच में मदद करना चाहता हूँ दिल से, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। देखो इस सारी बातें करके उसने हमें कहाँ खड़ा कर दिया है, हमारी दुनिया के सामने क्या इज्जत रह गई है। और इस तरह हम लोग ब्रॉन्क्स के अंदर शिफ्ट होते हैं 3 घंटे पहले, जहाँ हम देखते हैं एरिस गॉड ऑफ वॉर अपने घर के अंदर लौट कर आता है और यहाँ पे आज वो अपने बच्चे अलेक्जेंडर से मिलने के लिए आता है। लेकिन देखते हैं कि जब वो यहाँ पे घर आता है तो दरअसल अलेक्जेंडर यहाँ पे होता ही नहीं है। और आप सबको पता है कि अलेक्जेंडर दरअसल यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि उसने निक फ्यूरी की टीम को ज्वाइन कर लिया है। और हम देखते हैं कि वो अपने पीछे एक लेटर यहाँ पे छोड़ के चले जाता है एरीज के लिए। और वहीं पे वो बोलती है तो चलिए इन सारी बातों को साइड पे करते हैं, लेकिन हम कम से कम इस बारे में तो बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या आपके ये एवेंजर्स है कौन जिनकी आपने ये टीम बनाई है और पूरी दुनिया के अंदर वो घूम रहे हैं। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, किसी ने नहीं सोचा था कि एवेंजर्स की एक ऐसी टीम हमारे सामने आने वाली है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ इस बारे में मैं तुम लोगों को नहीं बताने वाला कि वो कौन है। तो बोलती क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी कि आप उनके बारे में हमें नहीं बता रहे हैं कि आपकी टीम के अंदर जो एवेंजर्स हैं वो कौन है? तो तुम बोलता है कि नॉट रियली, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपने कभी इस बारे में परवाह की है कि आर्मी और नेवी के अंदर कौन लोग हैं? क्या आप उनको बाय नेम जानते हैं? क्या आप सबको जानते हैं कि उसमें से कौन कौन है और कौन कौन नहीं? आप उनमें से शायद किसी एक को जानते हो और आपको उसकी परवाह नहीं है। आपको सिर्फ इस बात की चिंता है कि आपकी वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और जब तक वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसी को कोई परवाह नहीं है। और एवेंजर्स को मैंने सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया और किसी काम के लिए नहीं बनाया है। और जब तक एवेंजर्स तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग के लिए सवाल पूछना जरूरी है कि उस टीम के अंदर कौन है और कौन नहीं। तो वो रिपोर्टर बोलती है हाँ ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस लगाई हैं कि आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो क्या आप उस पर भी हमें नहीं बताना चाहेंगे? तो उसमें बोलता है कि ये एक्विजिशंस मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि ये सिर्फ मैडनेस है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जिसका यूनिफॉर्म पहने हुए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस यूनिफॉर्म के अंदर कौन है। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि वो उसका नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपने हर एक वॉरियर को जिसने मेरा यूनिफॉर्म पहना उसको कसम दिलवाई है कि वो फ्रीडम के लिए यहाँ पे लड़ेगा, वो फ्रीडम के लिए उस यूनिफॉर्म को पहनेगा, और अगर वो उस फ्रीडम को सर्व कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मैं उसको बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात की इज्जत करती है और आप दोबारा ये सवाल मुझसे नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे एवेंजर्स जो हैं उनको पूरा हक है कि वो अपनी प्राइवेट जिंदगी गुजारें। अगर मैं उनकी आइडेंटिटी आपके साथ रिवील कर दूंगा तो वो एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे, जो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न कितने ज़बरदस्त तरीके से, कितने पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली हर सवाल का जवाब दे रहा है और किस तरह मीडिया और प्रेस वालों को चुप करवा रहा है। और यहीं से अगले पल हम एवेंजर्स टावर में देखते हैं जहाँ पे मार्वल बॉय अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन पीछे से दरवाज़ा खुलता है और आवाज़ आती है कि हे तुम यहाँ पे इस वक्त क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि मिस मार्वल यहाँ पे उससे मिलने के लिए आती हैं। तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। तो मिस मार्वल बोलती हैं तो क्यों ना आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे मार्वल बॉय मार्वेल को अपने साथ कमरे में ले जाती हैं और दूर खड़ा बुलसाई ये सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है। और इस तरह हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं लॉस एंजलिस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में खड़े हुए होते हैं, यहाँ पे गाड़ी वगैरह इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो गाड़ी आके रुकती है तो उसके साथ उसको एक जोरदार पानी का झटका महसूस होता है। तो बोलती है कि आखिरकार ये सब हुआ क्या है, ये आखिरकार पानी अचानक कहाँ से आया। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ जो दूसरे लोग खड़े होते हैं उन सबके ऊपर भी एक पानी आता है जोरदार, वहीं पे एक लेजर आती है जिससे उनकी पूरी गाड़ी उड़ जाती है। और वो लोग बोलते हैं कि ओ मैन आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और अचानक हम देखते हैं कि वो आदमी उसके ऊपर भी आके लेजर हिट करती है और वो वहाँ पे गायब हो जाता है और सब लोग यहाँ से वहाँ भागना शुरू करते हैं। और अचानक हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस के अंदर पानी के क्रिएचर्स आना शुरू हो जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि नेमोर ने यहाँ पे एक किस्म की जो है इन्वेजन शुरू कर दी है इस अर्थ के ऊपर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अजीब और गरीब मॉन्स्टर्स आए हुए होते हैं जो कि वाटर मॉन्स्टर्स हमें लग रहे होते हैं, और इसी की वजह से ये पानी शहर के अंदर आ रहा है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मिस मार्वल के पास और कैप्टन मार्वल के पास, जहाँ पर दोनों ने अपनी रात गुजार ली और वहाँ पे वो आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन मिस मार्वल बोलती है कि अरे यार मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि ऑसबॉर्न तो आज लाइव आया होगा। तो बोलता है कि हाँ लेकिन इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। तो बोलता है कि नहीं मुझे ये चीज़ देखनी है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न किस तरह से दुनिया के सामने अपने झूठ को बेचता है और इस बात को छुपाएगा कि किस तरह से उसने साइकोपैथिक क्रिमिनल्स और मर्डर्स को अपनी इस टीम के अंदर एवेंजर्स बना दिया है। तो कैप्टन मार्वल बोलते हैं कि क्या मतलब उसने किसको इस टीम का हिस्सा बनाया है? तो बोलते हैं कि क्या मतलब तुम्हें नहीं पता इस बारे में? तो बोलता है कि नहीं तुम अभी क्या कहती मतलब उसने किसकी टीम बनाई है? तो बोलते हैं कि ये सब बातें छोड़ दो, क्या तुम ग्रीन गॉब्लिन के बारे में नहीं जानते? तो बोलता है कि ग्रीन गॉब्लिन नहीं, ये कौन है, क्या ये भी कोई क्रिमिनल है? तो बोलता है कि लगता है कि तुम्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अचानक जब वो न्यूज़ खोलती है टीवी पे तो देखती है कि वहाँ पे एक इंटरप्शन आ जाती है और वो न्यूज़ वाले उसको बंद कर देते हैं। और यहीं से हम न्यूज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं दूसरे पल, जहाँ पे उसका इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन अचानक वो बोलती है कि ज़रा 1 मिनट रुकिएगा। तो उसने बोलता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है?
हमें पता चला कि अभी भी LA के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का। क्या आप हमें वो मॉनिटर पे दिखा सकते हैं? और इस तरह हम लोग देखते हैं कि उस इंटरव्यू के बीच में वो LA वाली बात उनको पता चलती है और ऑसमॉन बोलता है कि विक्टोरिया, वेल अच्छी बात है कि तुम इस वक्त उठी हुई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे एवेंजर्स को बिठा दो और उनको तैयार करो, हमें कहीं निकलना होगा। टू बी कंटिन्यूड।